नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जीके जीएस के रामबाण का जो सीरीज चल रहा है उसका एक 30वां लेक्चर आप लोगों के सामने हाजिर है। तो इससे पहले के लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर पढ़ी है, नोट्स अपना बनाइए और साथ में उसको रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम जैसे कि डीएफसी साइल, सीजी पीडीटीएम, एसएससी जेई में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल भी रखने की कोशिश करते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 451 है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो एसएससी जीडी 2018 में 12 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब किडनी जो होती है, किडनी को देखिए बोलते हैं ब्रिक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रिक भी बोलते हैं और गुर्दा भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर ठीक से काम करना बंद कर दें तो रक्त से अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको डायलिसिस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो देखिए किडनी का काम ही होता है रक्त को शुद्ध करना। तो इस तरह से अपने आप जो है वो अपशिष्ट उत्पाद और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालता है। लेकिन जब किडनी खराब हो जाती है तो यहाँ पर डायलिसिस किया जाता है, जिसके द्वारा जो है अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो ये आपको आर्टिफिशियल तरीके से जो है यहाँ पर निकाला जाता है, तो उसको डायलिसिस बोलते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए डायलिसिस का यहाँ पर जो है पहला सफल जो है परीक्षण किया गया था 1943 में, यानी कि सबसे पहले अगर डायलिसिस का प्रयोग 1943 ईस्वी में किया गया था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक आपको फिल्ट्रेशन जो है ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो इसका तो करेक्ट उत्तर होगा डी, जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ फिल्ट्रेशन जो ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है उसका मतलब क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं निस्पंदन। तो देखिए निस्पंदन का जो काम होता है, किडनी की कार्यात्मक इकाई अगर पूछा जाए तो नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है किडनी की कार्यात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन के द्वारा ही यहाँ पर आपको निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन जो है किया जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि रक्त का अगर फिल्ट्रेशन करना हो तो वो करता है नेफ्रॉन, जो कि किडनी की कार्यात्मक इकाई है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न का नाम हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब इसमें जो है इनामी राशि 25 लाख रुपये है। ध्यान रखिएगा, 25 लाख रुपये मिलते हैं इसमें। तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो देखिए ये हैं अभिनव बिंद्रा जी। अभिनव बिंद्रा को यहाँ पर 2001 ईस्वी में ही ये पुरस्कार जो है मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, 2001 में ही 19 साल के एज में ही उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। और ध्यान रखिएगा सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं। और देखिए पहले जो है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इंडिविजुअल अगर बात करते हैं तो अभिनव बिंद्रा जी हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर जो है पिस्टल एयर राइफल इवेंट में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो अगर हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलते हैं, तो इसको जो है शुरुआत किया गया था 1991-92 में। इन्हें 1991-92 में शुरुआत किया गया था। और फर्स्ट रेसिपिएंट थे, यानी कि फर्स्ट जिनको मिला था वो थे विश्वनाथन आनंद जी। विश्वनाथन आनंद जी। और देखिए विराट कोहली को 2018 में जो है खेल रत्न जो है पुरस्कार मिल चुका है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पानी के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए पानी के साथ अभिक्रिया जो है यानी कि प्रतिक्रिया कौन इसमें से करेगा, तो देखिए चांदी नहीं करेगा, तांबा भी नहीं करेगा, शीशा भी नहीं करेगा, कैल्शियम जो है यहाँ पर अभिक्रिया कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम अभिक्रिया करता है। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हम बात करते हैं तो 20 होता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैल्शियम के एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या कितनी है, तो 20 है। अब देखिए 1808 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम की खोज 1808 ईस्वी में हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैल्शियम की खोज किसने की थी, तो 1808 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने की थी। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और पानी के साथ जो है कैल्शियम अभिक्रिया कर लेता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो देखिए लठमार होली मनाई जाती है बरसाना और नंदगांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाई जाती है, जो कि हिंदुओं का
जो है एक त्यौहार है होली, उसी में जो है यहाँ पर लठमार होली यानी कि लाठी से जो होली खेला जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे अधिक लचीली धातु है, यानी कि तन्य इसको बोलते हैं। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो यहाँ पर सोना इसका करेक्ट उत्तर होगा। जी हाँ, सोना इसका सही उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सोना के बारे में जान लीजिए। तो देखिए इसके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या 79 है, 79 है, और एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार कितना है? 196.96 है। अब देखिए इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है तो FCC होता है, ध्यान रखिएगा। FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, और फिजिकल स्टेट जो है 20 डिग्री टेम्परेचर इसका होता है। सॉलिड रूप में ये पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको गोल्ड भी बोलते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका सिंबल तो जरूर ध्यान रखिएगा, इसका ऑरम होता है लैटिन नाम, तो ऑरम से AU इसका सिंबल होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूंजी का तात्पर्य उत्पादन के दौरान कच्चे माल की विविधता और हाथ में मौजूद धन से है। तो यहाँ पर आपको कौन सा यहाँ पर पूंजी जो है बोला जाता है? तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि पूंजी का तात्पर्य उत्पादन के दौरान कच्चे माल की विविधता और हाथ में मौजूद धन से है। तो इसको जो है वर्किंग जो है बोला जाता है, यानी कि करेक्ट उत्तर इसका जो है यहाँ पर B सही हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, B इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर B सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वर्किंग जो है यहाँ पर पूंजी हो गया। तो करेक्ट उत्तर इसका B होगा, यानी कि कार्यशील या फिर वर्किंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद कितना के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो देखिए जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। अब देखिए इसको जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा 1954 ईस्वी में लागू किया गया था, 1954 में लागू किया गया था। फिर जो है इसके लिए 5 अगस्त, ये डेट ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2019 को एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में लाया गया 5 अगस्त 2019 को, और इसके तहत जो है यहाँ पर जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फिर से पास किया गया, और इसको जो है रिपील कर दिया गया 370 जो है धारा को। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और 370 जो अनुच्छेद था ये कहाँ पर था? तो भाग 21 में था। तो भाग 21 में था भारतीय संविधान के। तो इसको जो है यहाँ पर आपको ख़त्म कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लेकिन इसको इतना प्रक्रिया हुआ, लेकिन अगर पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था तो 2 यूटी में टूट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये जो है कब जो है यूटी बना? तो 31 अक्टूबर 2019 को। अब देखिए ये डेट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। और देखिए स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही माना जाता है, तो इसलिए इनके जन्म दिवस के दिन ही जो है यहाँ पर 2 यूटी बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 111 जो है देखने को मिल रहा है। इसमें राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बात की गई, यानी कि राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है उसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 111 में। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए नागरिकता संबंधी जो यहाँ पर अनुच्छेद है वो 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक है, भाग 2 में है। तो ध्यान रखिएगा भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद तक नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की बात की गई है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए भारतीय संविधान में जो नागरिकता है वो है एकल नागरिकता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो 15 अगस्त 2023 के दिन था उस समय जो है क्या, तो यहाँ पर कनाडा की नागरिकता थी अक्षय कुमार के पास, तो उन्होंने जो है भारत की जो है नागरिकता हासिल की। तो इस तरह से भारत की नागरिकता क्या है? तो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। तो और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यानी कि ब्रिटेन की नागरिकता से यहाँ जो है अपना संविधान, यानी कि देखिए भारत जो है किसका जो है उपनिवेश था? तो यूके का था। तो यूके से ही हम लोगों ने नागरिकता का प्रावधान लिया है, यानी कि यूके के संविधान से जो है एकल नागरिकता जो है लिया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका D सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर बनावट में रेतीला और प्रकृति में खारा
यानी कि इनकी जो बनावट होती है रेतीला होता है और प्रकृति में क्या होता है, खारा होता है। तो खारा वो कौन सी मिट्टी होती है, तो शुष्क मिट्टी। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, खारा यानी कि नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा होगा, तो कहाँ पाया जाएगा, तो दोस्तों ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में पाए जाने वाला ये मिट्टी है। इसको इंग्लिश में एरिड मिट्टी भी बोलते हैं, हिंदी में शुष्क मिट्टी बोलते हैं। और इसमें जो है तो क्या वहाँ खेती नहीं होती है, जी होती है, लेकिन इसमें जिप्सम मिला दिया जाता है तो इसको उपजाऊ बना दिया जाता है। यानी कि शुष्क मिट्टी में जिप्सम मिलाने के बाद वो उपजाऊ बन जाता है और वहाँ पर खेती की जाती है। तो ये जो है बनावट में रेतीली तरह की होती है और प्रकृति में खारा होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 कैच लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी। तो इसको जो है जरूर ध्यान रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी 300 कैच लेने वाले भारत के पहले विकेट कीपर हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनको 2007 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है। 2007 में ही इन्होंने अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जितवाया, 2011 में जो है ODI वर्ल्ड कप जितवाया, तो इस तरह से, और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर जितवाया। तो इस तरह से आप इनकी जो है कुछ उपलब्धियाँ जो मैंने बताया है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए भारत का अगर हम दक्षिणी छोर बनाते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है। तो देखिए लक्षद्वीप का मतलब ही होता है 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप का मतलब क्या होता है, 1 लाख द्वीप होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए भारत का सबसे छोटा अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो लक्षद्वीप ही है। तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कवारती है। तो ध्यान रखिएगा कवारती है। और ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो इधर जो है अरब सागर है, तो अरब सागर इसका सही उत्तर होगा, यानी कि अरबियन सी में स्थित है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखिएगा। और बंगाल की खाड़ी में जो है यहाँ पर क्या है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल जो है किस शहर में स्थित है, तो हवा महल जो है पिंक सिटी जयपुर में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए पिंक सिटी जयपुर को 2019 में, ध्यान रखिएगा 2019 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को का जो विश्व विरासत स्थल है उसमें पिंक सिटी जयपुर को 2019 में शामिल किया गया। इससे पहले 2017 में अहमदाबाद को शामिल किया गया था, जयपुर को 2019 में। अब देखिए हवा महल जयपुर में है, तो इसको बनवाया कब गया था, तो 1799 ईस्वी में। 1799 में हवा महल को बनवाया गया था, किनके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ध्यान रखिएगा 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। लेकिन इसके जो वास्तुकार थे यानी कि डिजाइनर कौन थे, तो लालचंद उस्ताद के द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक बार और रिपीट करता हूँ, हवा महल पिंक सिटी जयपुर में स्थित है और इसको बनवाए थे 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह। लेकिन इसके डिज़ाइनर थे यानी कि उस यहाँ पर वास्तुकार कौन थे, तो लालचंद उस्ताद थे। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है कि ये जो है इमारत, सबसे पहले आपको चलिए इसका दर्शन ही करवाते हैं। तो इस तरह से आपको हवा महल अगर नहीं देखे हैं तो मैंने आपको यहाँ पर जो है एक झलक दिखाया है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो ये है हवा महल है। अब देखिए इसको जो है पैलेस ऑफ ब्रिज भी बोलते हैं, हवा महल को पैलेस ऑफ ब्रिज भी बोलते हैं। और एक 5 मंजिला है इमारत है। तो देखिए 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3, 4 और 5। तो ये कौन सी कितनी मंजिल है, तो 5 मंजिला इमारत है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें खिड़कियाँ कितनी हैं, तो 953 खिड़कियाँ हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हवा महल जो है 5 मंजिला इमारत है और ये इसमें जो है 953 जो है विंडो है, यानी कि खिड़कियाँ हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक प्रणाली में अदालतों का एक पदानुक्रम शामिल है। जी हाँ, इस तरह से जो है भारत में सबसे जो हायर कोर्ट है जिस पे आप अपील कर सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है हाई कोर्ट, फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से जो है आपको कोर्ट देखने को मिलते हैं। तो एक जो है आपको जो है हिरार्की है कोर्ट का, लेकिन सबसे ऊँचा जो है सबसे उच्चतम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में स्थित है। और देखिए इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र अनुच्छेद 124 में किया गया है। और हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 124 से ही 214 आप बना सकते हैं, यानी कि अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो देखिए यहाँ पर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है उस समय जो है आपको ध्यान रख लेना है कि जो है वायसराय कौन थे, तो इरविन थे। तो इरविन ने यहाँ पर इसको बंद करवाने के लिए जो है महात्मा गांधी के साथ जो है यहाँ पर आपको वार्तालाप की, बातचीत की। तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च, ध्यान रखिएगा 5 मार्च, ये डेट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन मैंने बताया 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। अब देखिए रॉलेट एक्ट कई बार पूछा गया है, तो ये हुआ था 6 फरवरी 1919 को। तो 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। उसका देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और चौरी चौरा घटना के बाद 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुआ। उसके बाद जो है इसको स्थगित कर देगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनकी आत्मकथा है, यानी कि किनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। क्या बता सकते हैं कि इनका जन्म जो है भारत के किस राज्य में हुआ था? अगर स्पेसिफिक नाम अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। तो इनको ध्यान रख सकते हैं 30 जनवरी 1948 को इनको जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई थी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इनकी आत्मकथा जो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और देखिए APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा कई बार पूछा गया है, तो विंग्स ऑफ फायर है। ध्यान रखिएगा विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। और देखिए यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रख लेना है। देखिए एग्ज़ाम वॉरियर्स जो है नरेंद्र मोदी का जो है पुस्तक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। तो इस तरह से आप लोग जरूर इसको ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी, क्योंकि हम लगातार क्वेश्चन अच्छे डिस्कस कर रहे हैं और लगातार इसी तरह से श्रृंखला जारी रहेगी। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।